हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिलेक्शन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समाज। आज हम समाज को एक ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका यूपी कांस्टेबल या कोई भी अन्य एग्ज़ाम भी अगर लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं जहाँ पे हिंदी पूछी जा रही है, तो समाज एक ऐसा टॉपिक है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं बनते, ठीक है? तो आज हम समाज को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं, अगर आज की ये ट्रिक वाली क्लास आपने देख ली ना, वादा है मेरा कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे, प्रश्नों को देखकर सीधे आप ऑप्शन प्रेडिक्ट करेंगे। ये इतनी बेजोड़ ट्रिक है, पूरे समाज के बहुत ही कम समय में देखेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं समाज। समाज की बात करें बच्चों, तो समाज का जो अर्थ होता है, वो होता है संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है? क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करने को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किसी भी शब्द का जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, उसी को समास कहते हैं। या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भैया? समास कहते हैं। ठीक है? अब बात आती है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा समास जो है टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं आइए हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा समास अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है? द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इन 6 समास को हम बेहद आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि अगर इस टॉपिक से ये समाज पूछ लिया अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे समझेंगे कौन-सा समास है? तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा परिभाषा क्या कहता है? जिस समाज में पूर्व पद, उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, हमें परिभाषा पे जाना ही नहीं है। परिभाषा याद करेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। तो हमें क्या करना है, ट्रिक देखना है। ट्रिक क्या कर रहा है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है? अधिकतम क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा या लोप होगा, उसी को हम क्या समझ लेंगे, द्वंद्व समास समझ लेंगे। जैसे दिया रहेगा माता-पिता, राम-कृष्ण, भाई-बहन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास। जब 2 शब्दों के बीच में जब योजक चिन्ह देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे सीधे आप आँख बंद करके द्वंद्व समास पे टिक कर देंगे। या तो आ गया माता और पिता भी ऐसे भी पूछ सकता है, जब और भी दिख जाएँ, या भी दिख जाएँ और योजक चिन्ह। इन तीनों में कोई एक दिख जाए। क्या-क्या भैया? या तो योजक चिन्ह दिख जाए, या तो या आ जाए, या तो और आ जाए। ठीक है? जब ये तीनों चीज़ में से कोई एक दिख जाए तो वहाँ पे आप द्वंद्व समास लगा देंगे। ज़्यादातर यहाँ पे योजक चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं अब हम जो है द्विगु समास की। द्विगु समास क्या कहता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें क्या ध्यान देना है? ट्रिक क्या कह रहा है हमारा? ट्रिक कह रहा है भैया द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में क्या होता है कि जो है संख्या की प्रधानता होती है, यानी जब कभी भी संख्यावाचक जैसे शब्द देखने को मिल जाएँ, वहाँ पे आँख बंद करके आप क्या लगा देंगे, जो है द्विगु समास। लेकिन एक वो है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनका जो है समास विग्रह करने पर अर्थ बदल जाए, तो वहाँ पे वो बहुब्रीहि समाज में आएँगे, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो नवरत्न इसमें संख्या आ रहा है, नवरत्नों के समूह को हम क्या कहते हैं? नवरत्न कहते हैं। सप्तद्वीप 7 द्वीपों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तद्वीप कहते हैं। त्रिभुवन की बात करें तो 3 भुवनों का जो समूह होता है, उसे हम त्रिभुवन कहते हैं। औसत मंजिल में जो 7 मंजिलों का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शतमंजिल कहते हैं। यहाँ पे देखने को क्या मिला आपको कि सारे में जो है संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं। जब भी संख्यावाचक शब्द दिखे, वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, आँख बंद करके टिक कर दीजिएगा। ठीक? बात कर लेते हैं अब अगले कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या कहता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब भी परिभाषा याद करेंगे, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी आपको एग्ज़ाम सेंटर में। तो ट्रिक क्या कह रहा है? विशेषता बताने वाले समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता बताने वाले जो है समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे भैया? काली मिर्च, काली है जो मिर्च विशेषता बता रही है, किसकी विशेषता बता रही है? काली मिर्च की जो विशेषता बता रही है कि मिर्च क्या है? काली है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या बताया जा रहा है? नीला क्या है कमल क्या है? नीला है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, किसका? पीताम्बर का जो है बताया जा रहा है पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ठीक है? चंद्रमुखी,
चंद्र के समान मुख जिसका हो उसी को हम चंद्रमुखी कहते हैं। यानी जहाँ पर विशेषता बताए वहाँ पे कर्मधारय समास आप आँख बंद करके टिक कर देंगे। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे तो आप वहाँ पे आप जवाब हमें दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले समास की अव्ययी भाव समास। 3 समाज मैंने बता दिया। कौन-कौन से समाज मैंने आपको बताया कि द्विगु समास में योजक चिन्ह आ जाए, उसके बाद मैंने आपको बताया कर्मधारय समाज में संख्यावाचक आ जाए और सॉरी द्विगु समास, द्वंद्व समास पहले द्वंद्व समास में योजक बताया, द्विगु समास में मैंने आपको बताया कि संख्या आ जाए और मैंने बताया कर्मधारय समास में कि जहाँ विशेषता बताई जाए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम अव्ययी भाव समास की। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें ट्रिक क्या कह रहा है? तो ट्रिक कह रहा है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है, जहाँ पे आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए। यानी किसी शब्द के पहले लगने वाले उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल दे, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले लगकर पूरे शब्द का अर्थ बदल दे, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अस्थान, ठीक है? अस्थान शब्द है, तो यहाँ पे यथा उपसर्ग लगा है। यथा लगने के बाद क्या हुआ है, इसका पूरा ही अर्थ बदल दिया। स्थान किसी कोई एक स्थान हो जाता है, लेकिन यथास्थान, स्थान के अनुसार अर्थ बदल दे रहा है। जीवन, जीवन लेकिन उपसर्ग लग जाने से क्या हो जा रहा है, जीवन भर हो जा रहा है। जन्म, उपसर्ग लगा रहा है जन्म से लेकर, जन्म होता तो जन्म केवल होता है। अनुज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के क्रम में जो होते हैं उसी को हम अनुज श्रेष्ठ कहते हैं। बात आई समझ में? मैंने क्या-क्या बताया आपको एक बार हम आपका फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहले 2 और समास है उसके बाद हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया। तो बहुब्रीहि समास की बात करें तो जिस समास में दोनों पद के माध्यम से तीसरे कह सकते हैं एक का तीसरे का अर्थ का बोध हो उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं या ऐसे कहेंगे जब समास विग्रह करेंगे क्या होगा एक तीसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है? उसी को हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे महात्मा, महात्मा महात्मा गांधी जी को कहते हैं, लेकिन महात्मा का समास विग्रह करेंगे तो महान आत्मा है जिसकी अर्थात ऊँची आत्मा वाला। ठीक? अर्थ अलग निकल रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। किसे कहते हैं? नीला है कंठ अर्थात जिसका किसे कहते हैं? शिव जी को। ठीक है? यानी जिसका कंठ नीला है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। निकल रहा है ना अर्थ? गिरधारी, गिरधर को धारण करने वाला। अब गिरधर को धारण करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। दशानन, 10 सिरों वाला कौन है? रावण है। तो जहाँ पे समास विग्रह करने पर एक अलग अर्थ निकले उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। बताइए तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस समास का उत्तर पद अंतिम पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पे दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, यहाँ पे हमें केवल कारक चिन्ह देखना है। तो कारक मैंने आपको बताएँगे, अगली जो क्लास होगी वो आपकी पहले तो रचना की हो, उसके बाद हम कारक की क्लास लाने वाले हैं। कारक की क्लास में हम आपको बताएँगे कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कारक शब्द होते हैं, जो कारक के लोप चिन्ह होते हैं वो तत्पुरुष में देखने को मिलेंगे। कैसे? जब आप समास विग्रह करेंगे, तो यहाँ पे कारक चिन्ह जब आपको देखने को मिल जाएँ, तो समझ लीजिएगा वो तत्पुरुष समास है। ठीक है? अब बात आई जैसे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य से क्या है? कारक चिन्ह है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए ये भी संप्रदान का कारक चिन्ह है। डाक गाड़ी, डाक के लिए ये भी जो है कारक चिन्ह है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त ये भी क्या है? आपका एक कारक चिन्ह है। यानी समास विग्रह करने पर जब आपको कारक चिन्ह देखने को मिल जाए, यानी जो कारक हैं वो लोप चिन्ह उसके मिल जाए, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक? अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं आपका फिर से कि क्या-क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो मैंने अभी बताया आपको कि द्वंद्व समास में क्या पढ़ा मैंने, पहले बात करते हैं कि जो है द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में मैंने क्या पढ़ा जब आपको केवल योजक चिन्ह देखने को मिल जाए या तो और या तो योजक चिन्ह ये तीनों कोई एक देखने को मिल जाए तो यहाँ पे क्या होगा द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास की बात करें दूसरा मैंने आपको बताया कि जो है द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में मैंने बताया कि जब आपको संख्यावाचक शब्द देखने को मिल जाए, ठीक है? ये मैंने आपको द्विगु समास में बताया।
तीसरा मैंने आपको बताया कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक है? कर्मधारय में मैंने आपको क्या बताया भैया कि जहाँ पे किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, वहाँ पे कर्मधारय होगा। चौथा मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास बताया। क्या बताया? अव्ययी भाव, ठीक है? अव्ययी भाव बताया। अव्ययी भाव में मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए किसी शब्द में समास विग्रह करने पर या उस उपसर्ग देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे क्या हो गया? अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया बहुब्रीहि समास। जब समास विग्रह करेंगे और तीसरा अर्थ निकलेगा समास विग्रह करने के बाद शब्द का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब आपको जो है कारक चिन्ह देखने को मिल जाए समास विग्रह करने पर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात आई समझ में? आइए हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को अब देख लेते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पंकज में कौन-सा समास है? इसका आंसर आप बताएँगे। हमने आपको समझा दिया है। पंकज में कौन-सा समास है बताइए? पंकज में कौन-सा समास है? बताइए। तो पंकज में ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास है। कौन-सा समास है भैया? बहुब्रीहि समास है। आई बात समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द जो है संज्ञा हो, वहाँ पे कौन-सा समास होगा? बताइए, वहाँ पे कौन-सा समास होगा? द्विगु होगा, कर्मधारय होगा। जब मैंने आपको बताया जब कभी भी संख्यावाचक देखने को मिल जाए, सीधे वहाँ पे टिक क्या कर देंगे आप? द्विगु समास कर देंगे, सोचना है ही नहीं आपको, ठीक? चरण कमल में समास होगा, बताइए, चरण कमल में कौन-सा समास है? तो मैंने अभी आपको बताया, जब विशेषता किसी चीज़ की बताई जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? जो है कर्मधारय समास होगा, ठीक है? चरण कमल। समास विग्रह करेंगे, यानी चरण कमल जिसके चरण कमल के समान हो, उसी को हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर हम 1 के साथ जाएँगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, चौराहा में कौन-सा समास है? तो मैंने फिर से बताया, जब भी संख्यावाचक शब्द आ जाए, जब भी संख्यावाचक शब्द आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, वहाँ पे आप आँख बंद करके क्या कर देंगे? द्विगु समास पे टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? द्विगु समास पे टिक कर देंगे। जब भी संख्यावाचक शब्द देखने को मिल जाए। बात आई समझ में? बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्वंद्व समास में कौन-सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में ध्यान देखना कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है? अच्छा, द्वंद्व समास के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया? जब आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाए। जब आपको क्योंकि प्रश्न ऐसे बनते हैं आपसे, कभी-कभी आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा इसमें कौन-सा समास है। प्रश्न ये पूछ लेगा द्वंद्व समास में कौन-सा पद प्रधान होता है? तो इस टाइप के भी प्रश्न एग्ज़ाम में बने हुए हैं, ठीक है? दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने क्या बताया था? योजक चिन्ह जब देखने को मिल जाए आपको, आँख बंद करके आप वहाँ पे टिक क्या करेंगे भैया? द्वंद्व समास, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आमरण में कौन-सा समास है बताइए? आमरण में कौन-सा समास है? तो आमरण में ध्यान देना बच्चों अव्ययी भाव समास है। कौन-सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अच्छा मैंने अव्ययी भाव समास में क्या ट्रिक बताया था कि जब भी कभी भी आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए, उपसर्ग देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है आपका अव्ययी भाव, ठीक है? जैसे बखूबी, प्रतिदिन में क्या उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है, ठीक है? आजीवन मैंने आपको बताया था ना अभी, अभी आजीवन बताया था, जीवन में क्या उपसर्ग है? आ। जब किसी भी शब्द के पहले जो लग जाए उसी को उपसर्ग कहते हैं और जब उपसर्ग लग जाता है, अगर वहाँ पे समाज पूछता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइए? आजीवन में कौन-सा समास है? मैंने अभी आपको बता दिया था, आजीवन में जो है आपका अव्ययी भाव समास है, बताना ही नहीं है अब आगे, ठीक है? सप्तऋषि में समास कौन-सा है बताइए? सप्तऋषि में समास कौन-सा है? तो द्विगु समास है, द्विगु समास है। मैंने बताया है सभी संख्या दिख जाए तो आप द्विगु समास वहाँ पे कर देंगे, ठीक है? क्योंकि सप्तऋषि का जो है क्या होता है भैया, 7 ऋषियों का जो समूह होता है उसी को हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं पीताम्बर की, तो पीताम्बर भी मैंने आपको बताया था। पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, जिसका अर्थ बदल जाए समास विग्रह करने पर, वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इस क्लास के बाद आप कम से कम जो है कहीं से भी आप उठा के समास के कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट कर दीजिए। दावा है कि आपका
आपका समास कभी भूलेगा नहीं। आप समास देखेंगे, टिक कर देंगे। ये मेरा दावा है। निम्न में से कौन-सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में कौन-सा कर्मधारय समास का उदाहरण है बताइए? सतसई, राजगृह, चतुर्भुज या श्याम सुंदर? बताइए। तो कर्मधारय समास में मैंने आपको क्या बताया था? कर्मधारय समास में मैंने आपको क्या बताया था? तो कर्मधारय समास में ध्यान रखना बच्चों, कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ना? तो ऑप्शन नंबर हम जाएँगे 4 के साथ, ठीक है? अब बात करें हम सतसई राज की चतुर्भुज में, तो सतसई में बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सतसई में आपकी जो है द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाचक की बात हो रही है। राजगृह की बात करें, यहाँ पे तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब भी हम राजगृह में समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोभ देखने को मिलेगा, और जब भी कारक चिन्ह को लोभ देखने को मिल जाए तो वहाँ पे जो है आप तत्पुरुष समास लगा देंगे। चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज की, तो ये भी क्या है? द्विगु समास है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुस्तकालय शब्द में किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? तो पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन-सा समास है? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय में बच्चों कौन-सा समास है? यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है? पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है यथाशक्ति में कौन-सा समास है? यथाशक्ति में कौन-सा समास है? तो यथाशक्ति में बात कर लेते हैं, तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यथाशक्ति में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है शक्ति के पहले। जब भी उपसर्ग लगे हुए शब्द दिख जाएँ, वहाँ पे अव्ययी भाव समास आप टिक कर देंगे। बात कर लेते हैं सतसई में। सतसई की बात करें, फिर बात आई गई सतसई की, तो सतसई में द्विगु समास है। कौन से समास हैं? द्विगु समास हैं। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की, कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है? अव्ययी भाव। प्रति अंग, अंग के पहले जो लगा हुआ हो, ठीक है? प्रत्यंग का समास विग्रह करेंगे तो प्रति अंग हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है? बात कर लेते हैं अनुरूप में कौन-सा समास है? तो अनुरूप में ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे कौन-सा समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है? अव्ययी भाव समास है। बात आई समझ में? दोस्तों, आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ट्रिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे एक नए ट्रिक के साथ। हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो रचनाएँ होंगी, रचनाओं के बाद अगर हम बात करेंगे, फिर आपसे कोई कारक की क्लास होगी। ऐसे ही हम ट्रिक के माध्यम से जितने भी टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं, उन्हें पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।